हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड ITCSM या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आपके ITI के CBT एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके जो टोटल पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो होंगे 75 तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ट्रेड थ्योरी के MCQ क्वेश्चंस सोल्व आउट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ITCSM के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिन नंबर 2 ऑफ द IC 555 टाइमर सर्किट। IC 555 टाइमर सर्किट के पिन नंबर 2 का कार्य क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो IC 555 होते हैं, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC 555 जो टाइमर सर्किट होता है उसमें जो टोटल पिन की जो संख्या होती है उसमें जो पिन होती है वो होती है 4 पिन। तो अगर आपसे पूछता है कि जो पिन नंबर 1 है वो किसको इंडिकेट करती है, तो पिन नंबर 1 इंडिकेट करती है ग्राउंड को, और पिन नंबर 2 इंडिकेट करती है ट्रिगर को, पिन नंबर 3 इंडिकेट करती है आउटपुट को और पिन नंबर 4 इंडिकेट करती है रीसेट को। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो पिन नंबर 2 है वो किसको इंडिकेट कर रही है या उसका कार्य क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पिन नंबर 2 का जो कार्य होता है वो होता है ट्रिगिंग करना। तो पिन एग्जामिनर आपसे फर्स्ट का, थर्ड का और फोर्थ का या सेकंड किसी का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपसे केवल सेकंड का पूछा हुआ है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर फर्स्ट का पूछता है तो ग्राउंड होगा आंसर, सेकंड का पूछता है तो ट्रिगर होगा, और थर्ड पिन का पूछता है तो आउटपुट होगा, और फोर्थ पिन का पूछता है तो रीसेट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ द परफॉर्मेंस टैब इन द टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस टैब का जो उद्देश्य है वो क्या होता है। तो टास्क मैनेजर में जो परफॉर्मेंस टैब होता है उसका जो मेन उपयोग होता है, इट शोज ओवर ऑल स्टैटिक्स अबाउट द सिस्टम परफॉर्मेंस। या सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में जो समग्र आंकड़े होते हैं जो इसके पास होते हैं उनको दिखाता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं फंक्शन होता है या जो टास्क मैनेजर होता है उसका परफॉर्मेंस टैब का एक उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर का जो अनुमानित आकार है वो कितना होता है। तो एक आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर आता है नोटबुक की फॉर्म में, जो उसका जो साइज़ होता है वो होता है 8.5 × 11 इंच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SSD यूज डैश फॉर द डाटा स्टोर। जो SSD का उपयोग है डेटा भंडारण के लिए होता है। तो SSD का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे कि आपने 2 ड्राइव सुनी होगी, एक SSD होती है, एक HDD होती है। तो SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो SSD यूजेस द सेमीकंडक्टर्स फॉर डाटा स्टोरेज। तो SSD के अंदर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर ही हम डाटा को स्टोर कर रखते हैं। तो SSD का उपयोग डेटा भंडारण के लिए अर्धचालक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B।
साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चंस को पढ़कर और अब राइट जो आंसर बता रहा हूँ हो सकता है वो रॉन्ग भी हो सकता है, और क्यों रॉन्ग है वो आपको कमेंट करके बताना है। और इससे क्या होगा कि मान लो आप सभी ऑप्शनों को रीड आउट करोगे तो आपके जो डाउट है वो भी काफ़ी क्लियर होंगे कि जो मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ वही राइट आंसर क्यों है, बाकी राइट आंसर क्यों नहीं है, बाकी गलत क्यों है। तो आप सभी ऑप्शनों को रीड आउट जरूर करना। तो विच बैंड इज़ यूज फॉर द UHF इन द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में UHF के लिए किस बैंड का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब होता है UHF का, ये होती है हमारी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो बैंड का उपयोग किया जाता है वो होता है हमारा बैंड 9। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 या C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन। उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर हमें हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, एक SCR का उपयोग करते हैं। तो SCR क्या होता है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। तो SCR स्टैंड फॉर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एक्शन इज मस्ट आफ्टर द हार्डवेयर ड्राइव इंस्टॉल्ड। जो हार्डवेयर ड्राइवर स्थापित करने के बाद कौन सी क्रिया आवश्यक होती है। तो जब भी हम किसी भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर किसी भी जब हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहला इंस्टॉल करने के बाद जो कार्य किया जाता है वो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को रिस्टार्ट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द इंटरनल हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। तो जो इंटरनल हार्डवेयर होता है वो होता है हमारा CPU को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेम्परेरी फाइल। जो टेम्परेरी फाइल है वो क्या होती है। तो टेम्परेरी फाइल क्या होती है कि जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन। तो जैसा कि हम किसी भी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ टेम्परेरी फाइल भी या कुछ फोल्डर बने होते हैं, टेम्परेरी फोल्डर भी साथ में बन जाते हैं। तो ये जो टेम्परेरी फाइल होते हैं ये कब उत्पन्न होते हैं, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ में कुछ टेम्परेरी फाइल भी इंस्टॉल हो जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं टेम्परेरी फाइल जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द इंस्टॉलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द AGP एक्सपेंशन स्लॉट इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। जो AGP विस्तार स्लॉट का उपयोग है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो AGP विस्तार स्लॉट का जो मेनली उपयोग किया जाता है वो ग्राफिक्स कार्ड के लिए किया जाता है। तो यहाँ AGP का जो मतलब होता है वो होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो ये AGP की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो AGP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कनेक्टर यूज टू क्लोज ओपन और बाईपास द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के भाग को बंद करने, खोलने या बाईपास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो कनेक्टर होता है उसका हमें नाम बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के भाग को बंद करने या खोलने या बाईपास करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो कनेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं जम्फर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द टू इंडक्टर्स 10 हेनरी एंड द 15 हेनरी आर कनेक्टेड इन द सीरीज। तो इंडक्टर्स को जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज का जो कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो इसी तरीके से हमें जो इंडक्टर्स होते हैं उनका भी सीरीज क्रम में उनको क्या जब कैलकुलेशन किया जाता है इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट इंडक्टर्स निकाला जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम दोनों का सम कर देते हैं। तो जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा इंडिकेटर्स
एच इक्वलेंट्स इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। तो यहाँ 10 प्लस 15 तो टोटल हो जाएगा हमारा 25 हेनरी। तो राइट आंसर, ये इसको आई से भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि मैंने नहीं किया कि आई को करंट से डिनोट किया जाता है। या सिंपली आप जब भी सीरीज कम्बिनेशन में दो इंडक्टर्स को जोड़ा जाता है तो आपस में उनका सम कर दिया जाता है। अगर पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है। सेम एज रेजिस्टेंस, जैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तो आपस में एडिशन कर देते हैं, और पैरेलल क्रम में जब जोड़ते हैं या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल उनका कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच मेन्यू हैज़ द पेज कॉलम इन द MS वर्ड। MS वर्ड के किस मेन्यू पर पेज कॉलम होता है। तो MS वर्ड में जो एक मेन्यू होता है जिसमें पेज कॉलम पाया जाता है तो वो पाया जाता है हमारा पेज लेआउट के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SATA केबल आर यूज टू कनेक्ट द स्टोरेज drive to the motherboard inside the computer, then which type of the SATA cable are used most commonly in the modern motherboard। तो SATA केबल का उपयोग है कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आधुनिक मदरबोर्ड में किस प्रकार के SATA केबल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा SATA केबल जो यूज की जाती है जनरली जो मॉडर्न मदरबोर्ड होते हैं तो वो होती है हमारी SATA 3.0। तो यहाँ पे जो SATA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो आपसे SATA की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो SATA स्टैंड फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज हैविंग द 3 टर्मिनल डिवाइसेस। निम्नलिखित में से 3 टर्मिनल डिवाइसेस किसके होते हैं। ये होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर के। तो आपने देखा होगा कि एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो ये 3 टर्मिनल होते हैं किसके, ट्रांजिस्टर के, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच फंक्शन कंट्रोल इन CRO एडजस्ट द ट्रेस शार्पर। CRO का कौन सा फंक्शन नियंत्रण ट्रेस शार्पर को समायोजित करता है। तो CRO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो CRO का जो फोकस फंक्शन होता है या एक तरीके से हम कह सकते हैं फोकस फंक्शन कंट्रोल इन CRO एडजस्ट द ट्रेसर शार्पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है। तो BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम मेल भेजते हैं तो मेल में एक होता है CC, एक होता है BC, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमसे BCC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेट। तो इस गेट का हमें नाम बताना है। तो हम चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसे कि 2 इनपुट है, एक आउटपुट है और दोनों इनपुट को आपस में एडिशन किया हुआ है और जो उसका चित्र है उसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा गेट है। तो ये है हमारा ओर गेट। तो ओर गेट में क्या होता है, जो 2 इनपुट होती है उनको आपस में ऐड किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो एग्जामिनर आपसे इसकी ट्रूथ टेबल भी पूछ सकता है। मान लो A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ 0 0 1 1 0 1 1 0। अगर यहाँ से इसकी मैं अगर A प्लस B निकालता हूँ या टोटल मैं कह सकता हूँ कि इसकी आउटपुट जो निकल के आएगी वो आएगी 0 1 1 1। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल होती है ओर गेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है। तो ट्रांजिस्टर का जो मेन उपयोग होता है वो होता है एम्पलीफाइंग द स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ट्रांजिस्टर का जो मेन उपयोग होता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं निम्न इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को प्रवर्धित करता है या एम्पलीफाइंग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल बायस। सार्वभौमिक बायस किसे कहा जाता है? तो यूनिवर्सल बायस बोलते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर बायस को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफो इन रजिस्टर। रजिस्टर में जो फीफो का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो रजिस्टर में जो फीफो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो फीफो स्टैंड फॉर पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द नेगेटिव फीडबैक इज कॉल्ड। नकारात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नकारात्मक जो इतनी भी प्रतिक्रिया होती है, नेगेटिव फीडबैक होती है, उनको हम बोलते हैं रीजनरेटिव फीडबैक या रीजनरेटिव प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है या इकाई है वो क्या होती है? तो ये होती है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो द यूनिट ऑफ द रिलक्टेंस इज एम्पियर टर्न्स पर वेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कंपोनेंट अपोज द एनी चेंज इन करंट। कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो ये करता है हमारा इंडक्टर। तो इंडक्टर कंपोनेंट अपोज एनी चेंज इन करंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडक्टर या फिर प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विद द इक्वल साइन इन द एक्सेल 2010। एक्सेल चाहे कोई सा भी ये इसका वर्जन है, जैसे 2010 है या कोई भी जो वर्जन है एक्सेल का, अगर उसमें जो भी हम फॉर्मूले लगाते हैं तो फॉर्मूले से पहले क्या है कि इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन है वो पहले यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द अवेलेबल फॉर हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन। हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो हेल्प एंड सपोर्ट जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टेप इज फॉलो फॉर ट्रीटिंग ए पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाना चाहिए? तो मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको करंट लग गया है या इलेक्ट्रिक शॉक है वो लग गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें ऐसे स्थान पर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे वेंटिलेटेड प्लेस हो, खुला हो, हवादार हो, ऐसे स्थान पर हमें वहाँ पे उस व्यक्ति को लेके जाना चाहिए। तो मूव द विक्टिम टू द वेंटिलेटेड प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द नोटबुक, लैपटॉप एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर। नोटबुक, लैपटॉप और हाथ में पकड़े गए कंप्यूटर की श्रेणी क्या होती है? तो जितने भी हमारे लैपटॉप है, नोटबुक है या ऐसे तरीके से कंप्यूटर जिनको हम हाथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, तो इनको हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये हमारे पोर्टेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ रजिस्टर। प्रतिरोध का उपयोग क्या है? तो प्रतिरोध का उपयोग जो मेनली उपयोग होता है वो होता है वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज का ड्रॉप करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीनियर डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। लीनियर डायरेक्ट करंट रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम कह सकते हैं 50-60 से 60-8 होती है। और जो नॉर्मल हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो आ रही है एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है, वो होती है हमारी 50 हर्ट्ज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का मेन उपयोग क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि एक सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, ये एक तरीके से स्टोरेज के काम में आता है। तो फ्लिप फ्लॉप का जो मेन उपयोग होता है, इट स्टोर
द बाइनरी इंफॉर्मेशन, ये बाइनरी जानकारी को संग्रहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम, ये एक सिस्टम प्रोग्राम का एक संग्रह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द सर्किट। सर्किट का जो परिणामी आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है। तो आपको एक सर्किट दिया गया है, कैसे कैसे कि कौन कौन सा सिस्टम लगाया गया है, तो उसका हमें जो फाइंड आउट करना है कि उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी या रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। तो इस सर्किट का जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा हमारा, एक तरीके से हम कह सकते हैं रेगुलेटेड आउटपुट या फिर विनियमित उत्पादन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर एज कंपेयर विद ए ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर की जो हानि है या डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो ये होती है दे नीड ऑफ द सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की इसमें आवश्यकता होती है। द मेन disadvantage of the two diode full wave rectifier as compared to the bridge rectifier is they needs the center tapered transformer। इसको क्या है कि सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता होती है। तो ये मेन डिसएडवांटेज होती है टू वेव या टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर की एज कंपेयर टू द ब्रिज रेक्टिफायर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन द ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना है वो कैसी होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं हम स्टील और सिलिकॉन स्टील का जो ट्रांसफॉर्मर कोर के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है या कंपोजिशन होता है, उसमें जो स्टील होती है वो होती है 93% और सिलिकॉन होती है 7%। तो ये मेन कंपोजिशन होता है स्टील एंड सिलिकॉन स्टील का किसमें, ट्रांसफॉर्मर कोर में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, उनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। एक तरीके से हम कह सकते हैं सीरीज क्रम में उनको जोड़ना है। तो उनको जोड़ने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के हम क्या करते हैं, R1 + R2 + R3। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच मटेरियल इज यूज एज द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है वो मटेरियल जो है हमारा वो है हमारा पोरेसिलिन। तो पोरेसिलिन एक विद्युत इंसुलेटर एक तरीके से उसके एक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट या फिर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD। CD का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो CD का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो साथियों ये 38 क्वेश्चंस थे, ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो मान लो जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 0.456। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो जितने डेसिमल के बाद अंक है उतनी हम नीचे 0 लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 100 से 100 कट जाएगा। 456 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 45.6%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट हो वो क्या होता है। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक सिंपली तरीका है, या तो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। मान लो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करो
13 को 13 से करो, 23 को 23 से करो और 33 को 30 से करो। तो आपको जहाँ पे 529 मिल जाए तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम 23 और 23 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो आता है 529। तो ये तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो मेथड भी आपको बता देता हूँ। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 529, पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाया जाता है। तो एक पेयर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम 0 को ऐड कर देंगे, ये सेकंड पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा 5, तो 5 से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारा बच गया 1 और ये पेयर में ही यहाँ से ऊपर से नीचे आते हैं। तो 29 को हमने लिख दिया है, तो इसमें इसको ऐड किया जाता है, तो ये हो जाएंगे 4। अब कितने पे जाएगा, अब जाएगा 3 पे। तो हम करेंगे तो 1 2 9, तो 43 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये निकल के आता है 1 2 9। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 23। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की जो इकाई है वो क्या है। तो धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द करंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर की जो इकाई या यूनिट होती है वो होती है हमारी वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर इज नोन एज द करंट। अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बहने की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्वल्स टू द साइन। जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, ये होती है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को एक तरीके से हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड भी इसको बोला जाता है। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक आती है लाल बटा काका, इसे याद रख सकते हो। लाल का मतलब लंब, ए फॉर आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर और ए फॉर आधार, आधार मतलब बेस और के फॉर कर्ण और जिसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि जो साइन थीटा है वो क्या होगा। तो ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा और इसका हम उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमें साइन ही पूछा है, तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब परपेंडिकुलर और बटे कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया लंब बटे में कर्ण। तो लंब हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं क्या एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड टू द हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अपोजिट साइड भी कह सकते हैं, जैसे इसको ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड या फिर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप सिंपली इनको निकाल पाएंगे। तो ये थे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का हमें नाम बताना है। तो सेट स्क्वायर दी गई है एक चित्र, तो सेट स्क्वायर ये हमारी कौन सी है, ये हमारी 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज पर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक जो सीखते हो ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ड्राइंग को बनाते हैं तो एक टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है। तो टाइटल ब्लॉक हमेशा राइट, एक तरीके से ये हमारा क्या है राइट है और ये हमारा बॉटम है।
तो राइट साइड हो गया, मतलब जो भी हमारा टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है वो राइट बॉटम के अंदर बनाया जाता है, जिसमें हम कैंडिडेट कोई अपना जैसे नाम है, क्या हमने स्केल यूज किया है या रोल नंबर वगैरह 2-4 चीज़ें कोई भी जो भी लिखी जाती है, सब चीज़ें टाइटल ब्लॉक के अंदर लिखी जाती है। तो टाइटल ब्लॉक की जो पोजीशन होती है वो होती है राइट टू बॉटम। तो आप देखो किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, जैसा कि 4th ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा टाइटल ब्लॉक है, तो राइट साइड है और बॉटम में है। तो टाइटल ब्लॉक हमेशा राइट बॉटम में बनाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीट के ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो ये चित्र दिया गया है, आपको ये सिंबल बताना है कि ये किस मटेरियल का एक सिंबल है। तो ये किसका है, वाटर को इंडिकेट करता है। तब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं और जब पानी का चित्र बनाया जाता है, वाटर का जो चित्र बनाया जाता है, तो वो इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वाटर या फिर पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल दैट इज शोन इन द पिक्चर इज, ये किसका है हमारा सिंबल, ये सिंबल है हमारा वुड का या फिर लकड़ी का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो चित्र में जो उपकरण दिया गया है उसको हमें पहचानना है। तो ये हमारी चाबी है, चाबी को हम स्पैनर बोलते हैं। ये दोनों एंड से खुली हुई है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड स्पैनर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ओपन एंडेड स्पैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पावर सिंबल। तो शक्ति का जो प्रतीक है वो कौन सा है। तो आपने देखा होगा कि पावर का सिंबल है वो इस तरीके से बनाया जाता है। तो ऐसा सिंबल आपको दिखता है तो वो किसका दिखता है, ये हमारा सिंबल है पावर का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये तो साथ ही हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सपेंशन ऑफ द लैन इज। लैन का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, पूर्ण विस्तार क्या है। तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जॉब दैट हैव बिकेम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 15 ईयर, 20 ईयर। जो नौकरी है पिछले 5, 7, 20, 10-20 वर्षों में पुरानी हो गई है। तो ये हमारा एसटीडी बूथ। एसटीडी बूथ का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग बूथ। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के दिन तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, और पहले क्या होता था कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, 2-4% लोगों के पास ही मोबाइल फ़ोन होता था। आज से लगभग 15 साल पहले के करें या 20 साल पहले की बात की जाए तो क्या कर रहे थे, मान लो हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कॉल करनी थी या किसी एक व्यक्ति से बात करनी थी, तो हम क्या करते थे, एसटीडी बूथ के ऊपर जाते थे और वहाँ से उस व्यक्ति से बात करते थे और उसके बदले में उसको हम पैसे देते थे जो भी एसटीडी बूथ का संचालन कर रहा था। तो इसका मतलब जो एसटीडी बूथ को चला रहा था वो अर्निंग कर रहा था, पैसे कमा रहा था, इसका मतलब उसके पास रोजगार था, इसका मतलब उसके पास जॉब थी। लेकिन आजकल क्या है, एसटीडी बूथ है वो सब जगह ख़त्म होगी। वो जो लोग पहले एसटीडी बूथ को चला रहे थे आज वो बेरोज़गार है। मतलब बेरोज़गार होने सेंस ये हो सकता है कुछ और काम करने लग गए हो, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द एसटीडी बूथ मतलब आज के दिन वो बेरोज़गार है। तो इसका मतलब क्या हो कि जो नौकरी है वो पिछले 5, 10 या 15 वर्षों में पुरानी हो चुकी है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एसटीडी बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डज ऑफ द इंटरव्यू एडिकेट। इंटरव्यू एडिकेट में डज का क्या मतलब है। एक तरीके से जब भी हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है या अच्छे एक एडिकेट्स या डू की कैटेगरी में जो आता है वो आता है हमारा काम अप्रोच। तो इंटरव्यू में जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, जो हमारी सोच होनी चाहिए वो एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नुकसान है वो क्या है। किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट की जो मेन डिसएडवांटेज होती है वो होती है उसकी लत लग जाना। जैसे हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, सारा दिन हमारे हाथ में मोबाइल ही फ़ोन रहता है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, वो सारा दिन रील में या किसी और कामों में हमेशा लगे ही रहते हैं अननेसेसरी। तो वो क्या एक एडिक्शन है, मतलब एक लत है। वो लत है कि आपको एक ऐसी लत लग चुकी है, आप मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिनमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना को आदान प्रदान करना शामिल होता है, तो ये क्या कहलाता है। तो द कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन, मान लो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर किसी भी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel टू इंसर्ट ए फॉर्मूला इन ए सेल वी मस्ट बिगिन विद द एंट्री विद एन ऑपरेटर। MS Excel में सेल में एक सूत्र इंसर्ट या सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि के लिए ऑपरेटर के साथ क्या शुरू करना चाहिए। तो जब भी हम MS Excel के अंदर कोई फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया जाता है, फिर वो उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है। तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि मान लो हम 2 व्यक्ति है या 3 व्यक्ति है, जब हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मान लो हम 2 व्यक्ति हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहा हूँ लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है कि या तो अपने फ़ोन में लगा हुआ है या उसका ध्यान इधर उधर है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, मेरी बातों में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो वो हमारा कहलाता है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस इट इज़ द एबिलिटी टू फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट, एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता। कि मान लो मैम जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर वो मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है तो इसका मतलब वो एक तरीके से फुल्ली प्रेजेंट है। अगर वो नहीं सुन रहा, हो सकता है कुछ ना कुछ और सोच रहा हो, मोबाइल में लगा हुआ हो, इधर उधर देख रहा हो, तो वो फुल्ली प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ग्रीट द हायर ऑफिसर सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब भी आप किसी शिक्षक, परीक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों को अभिनंदन करते हैं तो आपको किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर हम अपने किसी सीनियर टीचर, इंस्ट्रक्टर या किसी भी सुपरवाइज़र को अगर सुबह के टाइम मिल रहे हैं तो हम अभिनंदन करते हैं गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर के टाइम मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम के टाइम मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और रात के समय मिलते हैं तो गुड नाइट। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो राइट आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर बात करता हूँ तो आ जाएगा गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुमेन आर द सॉफ्ट स्पोकन एंड फॉरगिविंग। महिलाएं मृदुभाषी और क्षमताशील होती है। तो महिलाएं मृदुभाषी और क्षमताशील होती है अकॉर्डिंग टू द जेंडर सेथोस्कोप। जो लिंग रूढ़िवादिता होता है उसके बिहाफ पे जो महिला है वो मृदुभाषी और क्षमताशील होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार या ओरल कम्युनिकेशन का एक लाभ नहीं है। तो मान लो हम एक ऐसा कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। मान लो मैंने किसी व्यक्ति को गाली दी लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने उसको गाली दी है, लेकिन उसी चीज़ को हम रिटर्न में लेके चले, लिखें, तो वो एक तरीके से रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन का जो आपस में बातचीत की जाती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTI। RTI का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो RTI स्टैंड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो
व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है तो वो क्या कहलाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति कोई अपना बिजनेस, व्यवसाय या कोई धंधा शुरू करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, तो राइट, या फिर उद्यमी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर, तो मान क्या है। तो वैल्यूज आर आवर मोटिवेट आवर एटीट्यूड एंड द एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है कि हमारी समाज में क्या वैल्यू है, हम किस तरीके का काम करते हैं, कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं, कोई एक्शन ठीक समय पर लेते हैं नहीं लेते, तो इससे हमारी वैल्यू या फिर मान का पता चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल डैश आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विशेषण के स्थान पर एक स्थान भरे। तो द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ, तो ये हो जाएगी उस लड़की की जो आंखें हैं वो टिमटिमा रही है। तो द गर्ल या लिटिल गर्ल ट्विंकलिंग आइज रिलीव्ड हर मिसचीफ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कौन सा एक इसमें से कंजक्शन नहीं है। तो कंजक्शन जैसे और है, बट है, एंड है, ये हमारी कंजक्शंस होती है, लेकिन ऑन एक कंजक्शन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रेड शीट आर सेव विद द एक्सटेंशन। स्प्रेड शीट को जो सेव किया जाता है वो किस एक्सटेंशन में यूज़ किया जाता है। तो एक्सटेंशन होता है जब भी आप किसी फाइल को देखते हैं तो लास्ट में जैसे डॉट एक्सेल है तो ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है, पीडीएफ है तो ये पीडीएफ की फ़ाइल है, डॉक है तो ये हमारी एमएस वर्ड की फ़ाइल है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंशन को देखकर पहचान सकते हैं। जैसे ये हमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑडियो फाइल है, MP4 होता है तो वो वीडियो फाइल होती है। तो एक्सटेंशन को देखकर भी हम पहचान सकते हैं किस तरीके की फाइल है। तो स्प्रेड शीट आर सेव विद एन एक्सटेंशन ऑफ .xls, तो ये होती है हमारी एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू नोट ऑफ द डिस्कशन एडिकेट्स। चर्चा शिष्टाचार का मतलब क्या नहीं होता है। मान लो कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग के अंदर कोई डिस्कशन चल रहा है किसी टॉपिक पर और हम उस टॉपिक से हटकर कोई बात कर रहे हैं, अनावश्यक बात कर रहे हैं जो जिस चीज़ की वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारा कहलाता है डू नोट ऑफ द डिस्कस एडिकेट्स, या अनआर्ग्यू अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ड स्किल। हार्ड स्किल क्या होती है। तो हार्ड स्किल मतलब जो चीज़ें पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं उस चीज़ को। टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ है हम आसानी से उसको सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। जनरली 35-40 तक जनरली आम लोग हर लोग कर लेता है अगर रेगुलरली वो टाइपिंग कर रहा है। लेकिन 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड को अचीव करना अपने आप में एक हार्ड स्किल मानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़। विंडोज़ में बनाए गए नए फोल्डर का जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो क्या होता है। तो जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी हम नया फोल्डर बनाते हैं तो उसके क्या लिखा आता है नीचे, उसके जो डिफ़ॉल्ट नेम लिखा आता है वो आता है हमारा न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन द विंडोज़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य या जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। तो मान लो आप की जॉब कहीं पे भी लगती है तो आपकी कुछ जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आपको रिटन में दिया जाता है कि आपको इस ऑफिस में ये कार्य करने हैं, तो वो हमारा कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। कि आपकी इस ऑफिस के अंदर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारी, क्या क्या आपके कर्तव्य रहेंगे, दैट इज़ डिस्क्राइब इन द
जॉब डिस्क्रिप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर। तो स्मार्ट गोल में जो एस की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म होती है आप याद रखना, एग्जामिनर आपसे मान लो एस की भी पूछ सकता है, एम की भी, ए की भी, आर की भी और टी की भी, किसी की भी आपसे पूछ सकता है। तो स्मार्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्पेसिफिक, मजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, मजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एम की पूछ ली है, तो व्हाट डज द एम स्टैंड फॉर इन द स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में जो एम का मतलब है वो क्या है? तो एम स्टैंड फॉर मजरेबल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? सॉरी, इनपुट डिवाइस पूछा गया। बाकी जैसे प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक वो एक हमारा इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ बेस्ट टू आस्क डैश द क्वेश्चन व्हेन आस्किंग द क्वेश्चन। तो पर्सन पूछते समय डैश पर्सन पूछना सबसे अच्छा है। तो पर्सन पूछते समय जो ओपन एंड क्लोज एंडेड पर्सन पूछना सबसे आवश्यक है। तो मान लो हम किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिस्कशन समाप्त होने के बाद उसकी क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग की जाती है, मतलब उसको एक तरीके से ओपन एंड क्लोज किया जाता है, एक तरीके से ओपन एंड क्लोज एंडेड। हमारी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी तरफ से आंसर दिया गया, दूसरी तरफ से आंसर दिया गया, हमारी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? ओपन एंड क्लोज एंडेड। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसके आप पर्टिकुलर फोल्डर ICTSM के फोल्डर में जाकर आप वहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपरों को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।